स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में। आज मैं आप लोगों को पर्शियन एम्पायर के बारे में बताऊंगा। पर्शियन एम्पायर जिसे अकामेडियन एम्पायर भी कहा जाता था, ये भी एक प्राचीन सभ्यता में एक फेमस सभ्यता है जिसके बारे में हमें जानना जरूरी है। पर्शियन एम्पायर का जो शुरुआत होता है ये आपका जाकर आज का जो मॉडर्न डे ईरान है वहां से शुरुआत होता है और यहाँ बहुत सारे सीरीज ऑफ डायनेस्टी यहाँ पर गुजरे हैं। बहुत सारे डायनेस्टी का रूल पर्शिया में रहा है और ये पर्शिया एक एम्पायर बन गया। उसको आज हम लोग पूरा तरीके से डिटेल्स में जानेंगे कि एक छोटा सा कबीला कैसे करके इतना बड़ा साम्राज्य बन गया जो कम से कम आपका जगह 3 कॉन्टिनेंट में जिसका रूल था। तो इसका शुरुआत आपका जाकर मॉडर्न डे आज का इराक है वहां पर शुरू होता है और वहां से पूरा ये फैल जाता है। तो पहला पर्शियन एम्पायर को फाउंड करने वाले का नाम होता है साइरस, जो 550 BCE में सबसे पहला पर्शियन एम्पायर की स्थापना करते हैं। और साइरस द ग्रेट भी बोला जाता है क्योंकि साइरस जो थे यही सबसे पहले पर्शियन रूलर थे जिसने पूरा पर्शिया को यूनाइट भी किया और एक बड़ा साम्राज्य बनाया, पर्शिया एम्पायर बनाया। और सिर्फ एम्पायर पर्शिया तक ही सीमित नहीं रहा, बेबीलोनियन बोलिए, मिडिल ईस्ट का बहुत सारे एरिया को कैप्चर किए, फिर बहुत सारा यूरोपियन एरिया को, यहाँ तक कि इंडिया तक आपका जाकर पर्शियन एम्पायर का बाउंड्री टच होता था। तो इतना बड़ा एम्पायर था और ये सब का स्थापना किसने किया? शुरुआत किया साइरस द ग्रेट ने। और ये दुनिया का सबसे बड़ा हिस्ट्री में वन ऑफ द लार्जेस्ट कुछ जो साम्राज्य जो दुनिया में सबसे बड़ा साम्राज्य में माना जाता है उसमें से एक पर्शियन एम्पायर को भी हम लोग गिनती में लेते हैं। इसका स्ट्रेच यूरोप का बल्कान पेनिनसुला से लेकर वेस्ट में इंडिया का इंडस वैली सिविलाइजेशन का ईस्ट तक फैला हुआ था। आपको पता ही है जब अलेक्जेंडर ने इंडिया पे अटैक किया उसे कैसे पता चला था कि इंडिया नाम का कोई कंट्री है और इंडिया इतना वेल्दी कंट्री है? पता कैसे चला था? उसको पता चला था यही पर्शियन लोग से, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले ग्रीक सिविलाइजेशन जब पढ़ाया था वहां पर मैंने बताया था कि पर्शियन लोगों को अलेक्जेंडर ने हराया था और पूरा तरीका से बेबीलोन पे कैप्चर कर लिया था। वहां से अलेक्जेंडर इंडिया आया था, वहां से उसको पता चला था कि इंडिया एक वेल्दी और प्रॉस्पेरस कंट्री है, इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस कंट्री है। तो ये एक आयरन एज का डायनेस्टी माना जाता है कि ये आयरन एज का दौर का डायनेस्टी था। कभी कभी इसे अकामेनिड एम्पायर भी कहा जाता है। और ये एक एम्पायर समझ लीजिए इतना बड़ा एम्पायर था जिसमें बहुत सारे कल्चर को समेटे हुए था। तो ये ग्लोबल कल्चरल हब भी था। जब इतना बड़ा एम्पायर होगा, अलग अलग सिविलाइजेशन, उस दौर में अलग अलग सिविलाइजेशन हुआ करते थे, लेकिन जब साइरस द ग्रेट ने पूरा तरीका से बहुत सारे एरिया को कैप्चर किया तो वहाँ का कल्चर भी उन लोगों का साथ, क्योंकि उन लोगों को तो मारेंगे नहीं, तो क्या कर दिया, बहुत सारे लोग उस एम्पायर के अंदर आ गए, उन लोगों का कल्चर आ गया, रिलीजन आ गया, साइंस आ गया। पर्शियन एम्पायर 200 साल तक पूरा दुनिया के लिए कल्चरल हब बोलिए, रिलीजन हब बोलिए या साइंटिफिक इनोवेशन का फील्ड में हब बोलिए वो रहा, आर्ट एंड टेक्नोलॉजी का फील्ड में बोलिए। 200 साल तक पर्शियन एम्पायर पूरा दुनिया पे छाया रहा और समझ एक सुपर पावर का तरह रहा पर्शियन एम्पायर। आखिरकार फिर इसे अलेक्जेंडर जो है वो हरा कर पूरा तरीका से अपना अंडर में ले लेते। तो शुरुआत हम लोग करते हैं साइरस द ग्रेट, जिसे साइरस द ग्रेट भी कहा जाता है। और पर्शियन एम्पायर को एक एम्पायर बनाने में इनका ही सबसे बड़ा रोल था। तो पर्शियन एम्पायर पहले जो लोग वहाँ रहा करते थे वो एक सेमी नोमैडिक ट्राइब हुआ करता था। जो लोग क्या करते थे, शीप गोट कैटल को पाला करते थे और ईरानियन पेनिनसुला के आसपास रहते थे। इन लोग वहीं पर आसपास रहते थे। तो साइरस जो थे वो भी बहुत सारा नोमैडिक ट्राइब था, सेमी नोमैडिक ट्राइब, उन्हीं में से एक ट्राइब का लीडर थे साइरस। तो उन्होंने क्या किया, आसपास के कबीलों को हराना शुरू कर दिया। फिर जब कबीला लोग को हरा कर जब एक बड़ा कबीला बन गया तो उन लोग ने क्या किया, फिर साइरस ने आसपास के जो किंगडम है उन लोगों को हराना शुरू कर दिया, जिसमें से मीडिया है, लाइडिया है, बेबीलोन है। इन सब को हरा कर एक बड़ा एम्पायर का स्थापना किया और एक रूल के अंदर इन सबको लेकर आ गए। और इन्होंने ही सबसे पहला पर्शियन एम्पायर का स्थापना किया जिसे अकामेनिड एम्पायर भी कहा जाता है। इसका स्थापना 550 BC में हुआ। फिर साइरस के अंदर में रहते ही में ये पर्शियन एम्पायर एक बहुत बड़ा एम्पायर और सुपर पावर का रूप ले ही चुका था। और यहाँ पर एक गवर्नमेंट था और यही एक गवर्नमेंट पूरा एम्पायर को चलाता था। और इसमें उस दौर के जो अर्ली ह्यूमन सिविलाइजेशन था एंशियंट वर्ल्ड का वो सब आते थे। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन बोलिए, इजिप्शियन का नाइल वैली का सिविलाइजेशन बोलिए या इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलिए, ये तीनों सिविलाइजेशन के लोग पर्शियन एम्पायर के अधीन थे। देखिए अगर मैं बोलूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन तो 550 BC तक तो समझ लीजिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो चुका था, वैदिक एज आ चुका था। लेकिन इंडस वैली से यहाँ पर डिनोट किया गया क्योंकि इंडस वैली का सिविलाइजेशन का बाती सिविलाइजेशन था, तो इस वजह से ये एक बड़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही डिनोट किया जा रहा है। और यहाँ तक समझ लीजिए इंडिया तक इसका एम्पायर था, मतलब पर्शियन एम्पायर फैला हुआ था। साइरस के बारे में हमें पता है, साइरस सिलेंडर से क्ले सिलेंडर है जिसमें 539 BC में इसे लिखा गया था। और इसमें ही स्टोरी है किस तरीका से साइरस ने उस दौर के बेबीलोन के जो किंग थे नेबोनिडस उसे हराकर और न्यू बेबीलोनियन एम्पायर उसको एंड अप कर और पूरा तरीका से बेबीलोनियन एम्पायर को अपना अधीन ले लिए थे। तो 539 BC में जो साइरस क्ले सिलेंडर है उसमें ये सब
सब लिखा हुआ है कि किस तरीके से नाबोनिडस जो राजा थे बेबीलोन उसको हरा कर न्यू बेबीलोनियन एम्पायर खात्मा होता है और यहाँ से आपका जाकर पर्शियन एम्पायर अब बेबीलोन पर रूल करेगा। और इसके बाद अलेक्जेंडर, उसके बाद उनका बेटा भी आता है, लेकिन साइरस के बाद जो सबसे महान राजा गुजरता है आपका जाकर पर्शियन एम्पायर का वो होता है दरायस। ये चौथा राजा होता है अकेमेनिड एम्पायर का, जो पर्शिया पे तो रूल करता ही करता है, इतना बड़ा पर्शियन एम्पायर पे तो रूल करता ही करता है, जो कॉकस से लेकर वेस्ट एशिया तक फैला हुआ था। उस दौर में मैसेडोनिया तक भी, ब्लैक सी, सेंट्रल एशिया, यहाँ तक कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बहुत सारे कंट्री भी इसमें इंक्लूड है। इजिप्ट हो गया, लीबिया हो गया, ये सब भी आपका जाकर पर्शियन एम्पायर का पार्ट हुआ करता था। तो डरायस ने क्या किया, जितना भी यूनिफाइड एम्पायर था सब जगह एक स्टैंडर्ड करेंसी का इशू कर दिया कि एक ही करेंसी सब इस्तेमाल करेगा और एक ही वेट एंड मेजरमेंट सब जगह एक ही जैसा होगा। और अरामिक जो लैंग्वेज था उसे ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। जितना भी जहां तक एम्पायर फैला हुआ था पर्शियन एम्पायर था, वहां सब क्या लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, अपना लैंग्वेज तो बोलेंगे, लेकिन एक ऑफिशियल लैंग्वेज जो ऑफिशियली जो काम के लिए जो लैंग्वेज यूज किया जाएगा वो होगा अरामिक। फिर इसने बहुत सारा रोड्स को भी बिल्ड किया। अब हम लोग देख लेते पर्शिया का लोकेशन क्या था। देखिए जब अपना हाइट पे था, जब दरायस ग्रेट के टाइम पे, जब पर्शियन एम्पायर जब सबसे ज्यादा पीक पर था, तब ये एम्पायर यूरोप का बल्कान पेनिनसुला से लेकर, जिसमें से बल्गेरिया आता है, रोमेनिया आता है, यूक्रेन आता है, इंडस वैली तक ये फैला हुआ था, इंडिया का नॉर्थ वेस्ट का, और साउथ ऑफ इजिप्ट तक ये फैला हुआ था। देखिए और पर्शियन लोग पहले लोग थे जिन्होंने रेगुलर रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन का स्थापना किया तीनों कॉन्टिनेंट के बीच में, अफ्रीका, एशिया और यूरोप। पहले क्या होता था, कोई रेगुलर कम्युनिकेशन का सेटअप नहीं था, सब जैसे भी होता था आपस में जिस तरीके से भी होता था कम्युनिकेशन किया करते, कोई रेगुलर सेटअप नहीं था। लेकिन ये तीनों कॉन्टिनेंट को जोड़ के रखे और तीनों कॉन्टिनेंट के बीच में आपस में सही तरीके से कम्युनिकेशन हो, ये किसने किया था, ये पर्शियन एम्पायर लोग ने ही ये पहला ये सिस्टम स्टैब्लिश किया था। लोग ने बहुत सारा नया रोड बनाया और दुनिया का सबसे पहला पोस्टल सर्विस भी पर्शियन लोगों ने ही शुरुआत किया था। देखिए एंशियंट पर्शियन और अकेमेनिड एम्पायर जो था ये आर्ट में बहुत फेमस था, जिसमें मेटल वर्क आता है, रॉक कार्विंग आता है। रॉक कार्विंग में बहुत ज्यादा इन लोग महारत हासिल था, मतलब पत्थर को काट कर, पहाड़ को काट कर, खंडर को काट कर, केव पेंटिंग, इन सब में इन लोग का बहुत ज्यादा महारत था। वीविंग, आर्किटेक्चर, ये सब में इन लोग का अच्छा पकड़ था। देखिए जिस तरीका से पर्शियन एम्पायर फैलता गया तो बहुत सारे अर्ली सिविलाइजेशन के लोग भी इन लोग का अंडर आ गए, तो उन लोग का स्किल भी इन लोग का अंदर आ गया, बहुत सारे स्किल और नया नया टेक्निक इन लोग ने अपना लिया। और इससे क्या हुआ, बहुत सारा कल्चर, एक मल्टी इथनिसिटी एम्पायर बनकर रह गया आपको जाकर पर्शियन एम्पायर। और तो जब इतने सारे अलग अलग सिविलाइजेशन के लोग एक एम्पायर के अंदर में रहेंगे तो वो एम्पायर एक मल्टी कल्चरल एम्पायर बन के ही रहेगा। तो पहला अगर पर्शियन एम्पायर का शुरुआती दौर में देख लीजिए तो पहले रॉक क्लिफ को काट कर, पहाड़ों को काट कर रास्ता बनाया जाता था, जो मिलता है नक्शे रुस्तम। नक्शे रुस्तम एक एंशिएंट सिमेट्री है जहाँ पर बहुत सारा अकेडमिड जो किंग है उन लोग का आपका जाकर टूम है, वहाँ अगर जाइए तो वो पता चलेगा कि कितना उन लोग को महारत था रॉक कटिंग में। और वहीं पर आपका जाकर रॉक में, पहाड़ों में, पत्थरों में डिसिफर किया हुआ किस सीन किया, बैटल का सीन दर्शाया गया है, राजा लोग का विक्ट्री को दर्शाया गया है। देखिए एंशिएंट पर्शियन लोग जो थे उन लोग अपना मेटल वर्क कर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे। 1870 में कुछ स्मगलर का ग्रुप था, सोना और चांदी का तलाश में था, तो उन्हें क्या किया, सोना और चांदी का बहुत सारा आर्टिफैक्ट्स मिला। कहाँ पर, ऑक्सस रिवर के किनारे। ऑक्सस रिवर के किनारे जो खंडहरात था वहां से उन लोगों को गोल्ड और सिल्वर का बहुत सारा आर्टिफैक्ट्स मिला। और ये आर्टिफैक्ट ऑक्सस रिवर कहाँ पर है, ताजिकिस्तान का ये ऑक्सस रिवर के किनारे जो बहुत सारे खंडहरात था, वही खंडर में आकर जाकर, ये खंडर उस दौर का समझ लीजिए महल था पर्शियन लोग एम्पायर का, वहां पर से बहुत सारा गोल्ड और सिल्वर का आर्टिफैक्ट्स मिला। और उस आर्टिफैक्ट से पता चलता है कि उन लोग कितना ज्यादा आर्ट एंड कल्चर में एक्सपर्ट थे। देखिए आर्टिफैक्ट्स में स्मॉल गोल्डन कैरियट था, कॉइन्स था, ब्रेसलेट था, वो भी डेकोरेटेड ग्रेफॉन मोटिफ डिजाइन में। अभी मोटिफ क्या हो, ग्रेफॉन क्या होता है, देखिए ग्रेफॉन एक मिथिकल क्रिएचर होता है, मतलब जानवर था जिसका पंख हुआ करता था, जिसका सर ईगल का था और बॉडी लायन का हुआ करता था। मूवी में आप देखे होंगे या तो आप पिक्चर में देख ही सकते हो वो सिंबल। ये सिंबल आपका जाकर पर्शियन कैपिटल जो पर्सेपोलिस था, पर्शियन लोगों जो कैपिटल था पर्सेपोलिस, वहां का समझ लीजिए ये सिंबल था, चिन्ह था, सील था, पर्शियन कल्चर का पहचान था। देखिए ब्रिटिश डिप्लोमेट और बहुत सारे मेंबर जो पाकिस्तान में मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे, उन्हें 180 ऐसा गोल्ड और सिल्वर का पीस मिला जिससे उन्होंने ऑक्सस ट्रेजर का नाम दिया। वो लोग यहाँ उसे लंदन ले जाते हैं और आज ये ब्रिटिश म्यूजियम में आज भी मौजूद है। और जो कारपेट वीविंग भी जो है पर्शिया, वो भी बहुत फेमस है। और ये फेमस पर्शियन एम्पायर का कल्चर का टाइम पे नहीं, पर्शियन लोग जब नोमैड थे तब से ये कल्चर जो कारपेट में वीविंग करना है ये तब से चलता हुआ आ रहा था।
एंशियंट पर्शियन एम्पायर का जो कैपिटल था वो था पर्सेपोलिस, जो सदर्न ईरान में पड़ता है और इसे वर्ल्ड ग्रेटेस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट का भी दर्जा मिला है। इसे पर्सेपोलिस जो है इसे 1979 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी प्राप्त है। और ये जो शहर है यहाँ पर बहुत सारा मैसिव टेरेसेस मिलेगा, बना हुआ ऊंची ऊंची इमारत इधर मिलता है। जो जितना भी जगह है वो सब आपको जगह डेकोरेटेड है ऑर्नामेंट से। रॉक कटिंग पहाड़ है, उसे रॉक पत्थर को काटा गया है, रॉक कर्विंग किया गया है और जिसके लिए वो एंशिएंट पर्शियन लोग फेमस थे। यानी कि पहाड़ काट कर, गुफा काट कर, पहाड़ को काटने में लोग बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज उन्हें हासिल था। देखिए एंशिएंट पर्शियन लोग जो रिलीजन को मानते थे वो था जोरास्ट्रियनिज्म। ये पर्शियन एक प्रॉफिट थे जोरास्टर, जिसे जरास्थुरा भी कहा जाता था। जोरास्ट्रिज्म ये दुनिया का ओल्डेस्ट मोनोथेइस्टिक रिलीजन है जो एक गॉड को मानने को बोला जाता है। और आज भी पारसी लोग, आज देखिए पारसी लोग जो रिलीजन को फॉलो करते हैं समझ लीजिए वही रिलीजन कुछ हद तक आपको जाकर फॉलो किया करते थे। कौन? वहीं से पारसी लोग जो है वही जो रिलीजन को फॉलो करते वही रिलीजन आपको जाकर एंशिएंट पर्शियन लोग फॉलो किया करते थे। जोरास्टर को माना जाता है कि जिनका टाइम पीरियड है 1500 से लेकर 500 BC तक, वो अपने फॉलोअर लोगों को बोलते थे एक गॉड को वर्शिप करने के लिए। और उससे पहले आपका जाकर मैं एक नेक्स्ट वीडियो ले आऊंगा जहाँ बताऊंगा कि जोरास्टर से पहले क्या रिलीजन पर्शियन लोग फॉलो करते थे। जोरास्टर से पहले पर्शियन लोग बहुत सारे देवी देवता को पूजते थे, तो जोरास्टर आके बोले नहीं, एक गॉड को पूजना है, हमें एक गॉड की इबादत करना है। उसके बाद जितना भी अकेमेनियन किंग्स आए, जितने भी समझ लीजिए पर्शियन किंग आए, वो सब किसको डिवोटी थे? वो सब जोरास्टर का डिवोटी थे और जोरास्ट्रियंस को ही, यानी कि जोरास्ट्रियनिज्म जो धर्म है उसे ही लेकर आगे बढ़े और वही धर्म का प्रचार प्रसार किया और उन लोग का ऑफिशियल धर्म भी वही होता था। बहुत सारे हमें अवशेष से और लेख से ये पता चलता है जो साइरस जो थे वो एक टॉलरेंट रूलर थे अपने दौर के। वो अपने दौर में बहुत सारे लैंग्वेज के लोग उनके दौर में थे, क्योंकि उनका जो एम्पायर था वो मल्टी इथनिसिटिक एम्पायर था। बहुत सारे कल्चर के लोग उनके एम्पायर में रहते, क्योंकि मैंने बताया इतना बड़ा एम्पायर था, इंडिया तक उसका बाउंड्री था, तो कितने अलग अलग कल्चर के लोग उनके अंदर एम्पायर में आते थे। तो सारे जो थे वो बहुत टॉलरेंट आए थे, हर किसी को अपना लैंग्वेज को फॉलो करने देते थे। कोई भी रिलीजन अपना प्रैक्टिस कर रहे उसे कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं किया जाता था, सब अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते थे। लेकिन जो स्टेट का जो लॉ होता था वो कौन सा रिलीजन पे बेस होता, वो था जोरास्ट्रियनिज्म लॉ पे। यानी कि जो पर्शियन रूलर थे वो लोग किसको फॉलो करते? जोरास्ट्रियनिज्म। और जोरास्ट्रियनिज्म को फॉलो करते थे जो जोरास्ट्रियन लॉ होता है उसे ही फॉलो किया करते थे। जोरास्ट्रियन लॉ को आशा कहा जाता था। लेकिन साइरस ने कभी भी जोरास्ट्रियनिज्म को लोगों पर फोर्स नहीं किया कि आप मानिए, उसे फॉलो करिए। तो साइरस को हिब्रू यानी यहूदी लोग बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते और बहुत ज्यादा तारीफ करते। क्यों? क्योंकि मैं जब हिस्ट्री बताऊंगा कभी रिलीजन के ऊपर, जब मैं जुडाइज्म के ऊपर बताऊंगा तो मैं बताऊंगा कि ज्यूस लोग कैसे करके बेबीलोन चले गए। आखिर पर्शियन एम्पायर का फॉल कैसे करके होता है? देखिए पर्शियन एम्पायर का फॉल होता है जर्जिस वन, जिसका जो 480 BC में जर्जिस वन जब अटैक करते ग्रीस पर। मैंने ग्रीक सिविलाइजेशन पढ़ा था, बताया था कि पर्शियन और ग्रीको पर्शियन एम्पायर, जिसमें ग्रीस और पर्शियन के बीच में लंबा युद्ध चला, उसमें जब जर्जिस वन जब अटैक करता है तो वहीं से समझ लिया कि अपना पांव में कुल्हाड़ी मार देता है। और इसका पीछे भी कहानी ये है कि जो पर्शियन में सिविल वार चल रहा था, मैंने पहले बताया कि बहुत मल्टी इथनिक एम्पायर था, तो यहाँ बहुत सारे लोग जो ये देखिए हर राजा साइरस का तरह महान नहीं होता है, उतना अच्छा काम नहीं करता है। हो सकता है कि बात का जो राजा है वो लोग उतना अच्छा लोगों को ट्रीट नहीं किए। तो अब क्या हुआ, बगावत उठना है, सिविल वार होना ही है। तो ये सिविल वार को सपोर्ट कौन करता था? ग्रीक लोग सपोर्ट करते, क्योंकि उस टाइम दुनिया का सबसे बड़ा दो सुपर पावर यही था, ग्रीक और पर्शियन लोग। तो ग्रीक लोग क्या करते थे आपको जाकर, ग्रीक लोग नहीं चाहते कि पर्शिया ज्यादा पावरफुल बने, तो वो क्या करते थे? सपोर्ट किया करते थे। किसको? पर्शिया में जो सिविल वार होता था उसको सपोर्ट किया करते थे। तो इसी के लिए जो जर्जिस वन है उसने अपना एक इन्वॉय को भेज देता है कहाँ पर? एथेंस में। क्योंकि मैं बताया कि जब बताया था आपको, जब पढ़ा रहा था ग्रीक सिविलाइजेशन, उसमें बताया कि एथेंस, स्पार्टा ये दो सबसे फेमस था। और एथेंस तो समझ लिए कि सबसे ज्यादा फेमस हुआ क्योंकि वो कल्चर में और सबसे पहले डेमोक्रेसी एथेंस में ही आया। तो वहां पर बोला कि देखिए आप हम लोग का अंडर में आ जाइए, हमारा सॉवरेनिटी मान लीजिए और आज से आपके ऊपर हमारा एम्पायर। तो ग्रीक लोग ये बात नहीं मानते और यहाँ से ग्रीक और पर्शियन लोगों का लड़ाई शुरू हो जाता है और पर्शियन लोगों को अंत में हार ही मिलता है। पर्शियन लोग लड़ नहीं पाते और जब लड़ाई चलते रहता है तो जो किंग होते उन लोग क्या करते हैं, अपना जमीन में टैक्स बढ़ा देते हैं, फंड को जरूरत पड़ता है और लोग इससे क्या होता है, नाराज हो जाते हैं। तो लड़ाई तो बाहर भी लड़ते हैं और लोग भी राजा के खिलाफ बगावत करना शुरू कर देते हैं। फिर अलेक्जेंडर ने पूरा तरीका से इन्वेट कर लेता है 330 BC में। लेकिन उसके बाद फिर से जो पर्शियन एम्पायर रिवाइव होता है अलेक्जेंडर के जाने के बाद, फिर उसके बाद लास्ट में जब इस्लाम का उदय होता है तब उसके बाद पूरा तरीका से जो पर्शियन एम्पायर है उसका जगह इस्लामिक एम्पायर ले लेता है। तो ये रहा आपका जाकर मैंने शॉर्ट हिस्ट्री मैंने बताया आपका जाकर पर्शियन एम्पायर के बारे में। नेक्स्ट डे मैं लेकर आऊंगा वहाँ का लाइफ स्टाइल कैसा था, सोसाइटी कैसा था, ये सब चीज के बारे में नेक्स्ट पार्ट में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, जुड़े रहिए और भी बहुत सारे टॉपिक आने वाला है।